अस्सलामुअलैकुम। अकाउंटिंग की क्लास है, हम पढ़ रहे हैं बैंक रिकॉन भाई क्या होता है, आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं और काफ़ी सिंपली वे में मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले जो आपको पिक्चर शो हुई है आप उसको एक कॉपी के अंदर उतार लें, क्योंकि वही आगे काफ़ी काम आने वाली है। हाँ तो भाई इस टॉपिक का पैटर्न काफ़ी छोटा है, लेकिन काफ़ी इसके अंदर कन्फ्यूजन है। अगर किसी के समझ में आ जाती है ये चीज़ तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये बैंक रिकॉन ही करें पेपर के अंदर, और कोई दूसरा ऑप्शन ना पकड़ें, क्योंकि ये काफ़ी आसान और जल्दी हो जाने वाली चीज़ है। तो भाई हम यहाँ पर इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि पिछली जो आपको पिक्चर शो हो रही है उसको आप एक कॉपी के अंदर उतार लें, और उसी पिक्चर को देखते हुए ना हम आगे का सारा काम करेंगे, ठीक है। वो बेसिकली उसके रूल है। तो अब यहाँ पर 10 ईयर के अंदर एक रैंडमली क्वेश्चन ले लिया है, यहाँ पे मैंने कुछ अंडरलाइंस भी किए हुए हैं। तो अभी देखते हैं इसको किस तरह से पढ़ते हैं और किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो भाई आगे बढ़ने से पहले आपको एक और बात मैं बताता चलूँ कि बैलेंस जो है ना, इसके अंदर हर दफ़ा बताएगा कि इसके बाद इतना बैलेंस पहले से पड़ा हुआ था, बैंक के अंदर इतना बैलेंस पड़ा हुआ था और कैश के अंदर इतना बैलेंस पड़ा हुआ था। लेकिन सम टाइम ये बोलेगा कि बैंक के अंदर ओवरड्राफ्ट था, ओवरड्राफ्ट या फिर डेबिट। अगर ये दो वर्ड आ जाते हैं तो आपको क्या करना है कि उसको माइनस में लिखना है। ये मेरे पास है 10,000, ठीक है, ये मैंने लिख दिया बैलेंस बैंक का है। अब इसको मुझे माइनस में लिखना है ना, तो मैं इसको ऐसे ब्रैकेट में डाल दूंगा, तो ये मेरा समझ आ जाएगा कि भाई ये माइनस के अंदर है। यहाँ पे जो चीज़ें मैंने लिखी हैं वो ये हैं कि एक तो अकाउंटिंग की क्लास है, दूसरा ये कि बैंक रिकॉन इधर लिखना ज़रूरी है, ऊपर और नीचे एक एक लाइन छोड़नी है। इधर भी अभी काम होगा क्वेश्चन से देखकर। इधर नंबर लिख दिएंगे 1 2 3 4, पार्टिकुलर यानी जो वजह होगी वो लिखेंगे। इधर आ जाते हैं कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट, इसको हम CB और BSB बोलेंगे। आगे जब हम काम कर रहे होंगे तो उसके अंदर CB और BSB बोलेंगे। तो भाई यहाँ पर ये सारी सिस्टम है, अब इसको करना शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे सवाल है, ये देखें, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइड बाय मुकीम को। अब ये जो मुकीम को है ना, तो इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, ब्लू पेन से यहाँ पर लिखेंगे मुकीम को, ठीक है। फिर आ जाते हैं दोबारा से यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि इसकी कुछ चीज़ें हुई थी पूरे महीने के अंदर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होती है वो पूरे साल की होती है, और ये जो बैंक रिकॉन है ना ये एक महीने का होता है। इधर लिखा हुआ है अप्रैल 30 2015 फॉर प्रिपरेशन ऑफ बुक रिकॉनिशन स्टेटमेंट। ये कह रहा है कि भाई बैंक रिकॉन आप इसको बनाओ, सही करो और एंट्रियाँ इधर लिखो। तो भाई यहाँ पर दूसरी चीज़ हमें ये मिली है कि ये अप्रैल जो डेट है ना, तो हम इधर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग अप्रैल 30 2015। तो भाई यही बात मैंने यहाँ पर लिख दी है, फॉर द मंथ एंडेड अप्रैल 30 2015। अब इसको करना शुरू करते हैं। किस तरह से करते हैं भाई, इसको पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे क्या लिखा हुआ है, ऑन अप्रैल 30, ये अभी ये बैलेंस दे रहा है। बैंक स्टेटमेंट शोड ओवरड्राफ्ट, मैंने आपसे क्या कहा था, ओवरड्राफ्ट आएगा तो इसको लिखेंगे माइनस के अंदर, ऑफ रुपीज़ 88,500 एंड कैश बुक हैड अ बैलेंस ऑफ 13,650। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेंगे। हाँ तो भाई इस तरह से हम यहाँ पे बैलेंस लिख देते हैं कि बैलेंस है, कैश के दे रहा है, कैश दे रहा है 13,650, वो हमने यहाँ पर लिख दिया, और बैंक दे रहा है ओवरड्राफ्ट 8,500, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अगला कह रहा है डिपॉजिट इन ट्रांसेस 80,000। अब आप पीछे जाकर देखें कि आपने वो जो मैंने आपको एक पेपर की पिक्चर भेजी थी जिसके ऊपर सारे रूल्स लिखे हुए थे, उसके अंदर ये कहाँ पर आएगा, डिपॉजिट इन ट्रांसेस। हाँ तो भाई यहाँ पर सबसे ऊपर आ जाता है ट्रांसेस चेक। हमें मेन बात को पकड़ना है, ट्रांसेस। आगे पीछे भी बहुत सारी बातें होती हैं, आगे तो लंबे लंबे वाले क्वेश्चन भी आएंगे, लेकिन मेन बात पकड़नी है। ट्रांसेस आ गया, ट्रांसेस चेक BS प्लस होगा, तो हम डायरेक्ट चले जाएंगे अपनी जगह पर। यहाँ पर आकर हम सिंपली लिख देंगे डिपॉजिट ट्रांसेस, और इधर हम लिखेंगे कैश बुक, नहीं BS प्लस कितना आ रहा है, ये दे रहा है 80,000, तो इधर हम लिख देंगे 80 1 2 3। BS प्लस के अंदर लिखना है, ठीक है। माइनस होता तो हम ब्रैकेट लगा देते BS CB, ठीक है।
हाँ तो भाई इधर मैंने लिख दिया है डिपॉजिट इन ट्रांसेस जो वजह थी, और इधर मैंने लिख दिया है BS प्लस। अगला देखते हैं, अगला है हाँ डेबिट मेमो फॉर ₹1500 अकम्पेंड द बैंक स्टेटमेंट फॉर लोकर रेंट। लोकर का रेंट दिया है, यानी कोई चार्जेस पे किए हैं बैंक को। द बैंक हैड erroneously charges this to मुकीम को इंस्टीड ऑफ मुकीम ब्रोस। हाँ तो भाई जिस तरह से आपको इधर कुछ समझ में नहीं आया, वैसे मेरे को भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। इधर सीधा सीधा हमें ये देखना है कि डेबिट मेमो भी डेबिट अकाउंट की एक टाइप है। डेबिट मेमो बोलूँ, डेबिट अकाउंट बोलूँ, या और भी 2-3 नाम है तो वो बोलूँ, तो ये सारे चार्जेस के लिए यूज़ होते हैं। मेन बात इधर लिख दी है कि लोकर का रेंट लिया है 1500, बस चार्जेस भी लिखे हुए हैं। तो कुछ मेन पॉइंट हमको पकड़ने हैं और देखना है कि भाई कहाँ पे क्या क्या बातें बोल रहे हैं। उन्हीं बातों को पकड़ के, जहाँ वर्ड दिया ना डेबिट मेमो, इसको पकड़ लो। लोकर का रेंट लिया है, अब लोकर का रेंट तो जाहिर सी बात है बैंक वाले ही लेंगे। इधर चार्जेस का वर्ड भी दे दिया, तो बस ठीक है, वैल्यू को उठाओ, इधर लिख दो भाई कि बैंक चार्जेस दिए हैं। तो भाई अभी इधर मेन बात करने की ये है कि लोकर रेंट चार्जेस लिए हैं। अब हमें पेज पलटना है और देखना है कि अब पीछे हमने क्या देखा है कि जब लोकर रेंट चार्जेस या एनी चार्जेस ले रहे हों या डेबिट मेमो हो, तो हम इधर CB को माइनस कर देते हैं। इधर दिया हुआ है 1500, ये हो गया CB माइनस। हाँ तो भाई अगले की तरफ बढ़ते हैं, ये भी हो गया। द बैंक चार्जेस ₹100 फॉर सर्विस। बैंक ने चार्जेस लिए हैं 100 रुपये सर्विस के। तो अब इधर हम लिख देंगे एनी चार्जेस, जो पीछे लिखा हुआ था ना रूल बुक के अंदर, वो इसी वजह से लिखा हुआ था कि बैंक आपसे कोई भी चार्जेस ले ले, आपको CB माइनस में लिखना है। इधर है 100 रुपये सर्विस के लिए हैं, सर्विस को अंडरलाइन कर देता हूँ। तो इधर हम लिखेंगे सर्विस चार्जेस, और अब हम लिखेंगे CB माइनस, कितने लिए हैं 100 रुपये। तो भाई ये 100 रुपये हमारे इसने ले लिए सर्विस चार्जेस के। भाई जल्दी से अगले की तरफ आ जाते हैं। इधर लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग चेक रुपीज़ ये 48,000 आउटस्टैंडिंग। अब आप पीछे पेज पलटो, रूल बुक के पास जाओ, देखो क्या लिखा हुआ है। हाँ तो भाई ये रूल बुक हमें बताती है कि हाँ आउटस्टैंडिंग चेक BS माइनस। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर आएंगे, BS के अंदर जाएंगे, इधर से लिखना है, BS के अंदर माइनस कर देंगे 48,000 BS माइनस, और वजह क्या है आउटस्टैंडिंग चेक। हाँ तो भाई यहाँ पर आउटस्टैंडिंग चेक लिख दिया है, BS कर दिया है माइनस। अब आप बढ़ते हैं अगले की तरफ। छठा वाला कह रहा है आर डायरेक्ट रिमिटेंस इन बैंक अकाउंट 8,000 बाय कंज्यूमर। डायरेक्ट रिमिटेंस ये क्या है अभी बताता हूँ। जब मैं यहाँ पीछे रूल बुक की तरफ आया ना, तो इधर पता है क्या सीन हुआ, डायरेक्ट डिपॉजिट मुझे दिखा और इधर वर्ड दिया हुआ है डायरेक्ट रिमिटेंस। तो भाई ये मिलते जुलते वर्ड्स भी एग्जामिनर आपको देगा। ये तो खैर काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, मैंने आपको यहाँ पर एक समझ लो छोटी सी डिक्शनरी दे दी है, बाकी वर्ड्स तो काफ़ी सारे हैं इसके अंदर। तो अब हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई देखो जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट है वैसे यहाँ पर आ जाता है डायरेक्ट रिमिटेंस। तो इसी तरह से अब इसको क्या करना है, यहाँ से देखते हैं, ये जाएगा CB प्लस। तो अब जल्दी से चलते हैं यहाँ पर, इधर हम लिख देंगे डायरेक्ट रेमिटेंस और यहाँ पर लिख देंगे CB प्लस। कितना दे रहा है ये 8,000 CB प्लस। प्लस है तो कुछ भी नहीं, माइनस होता है तो ब्रैकेट होता है, ठीक है। तो भाई छठे के बाद बारी आती है सातवें की। यहाँ पर है डिविडेंड कलेक्टेड। भाई आप शुरू का मेन वर्ड पकड़ लो या बीच में आता हुआ कोई मेन वर्ड पकड़ लो कि यार ये मैंने रूल बुक के अंदर पढ़ा है, अब वही वर्ड को उठाकर यहाँ पे लिख दो, पूरा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिविडेंड कलेक्शन, और यहाँ पर आ जाता है 3,000 दिया है बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक।
ये बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये यही कह रहा है कि भाई यहाँ पर अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुई है, तो आप इसको रिकॉर्ड कर लो। 3000 है, ठीक है। अब डिविडेंड आता है तो क्या होता है वो भी देख लेते हैं। भाई यहाँ पर कह रहे हैं डिविडेंड कलेक्टेड आता है तो इसको CB प्लस में लिखते हैं, CB प्लस डिविडेंड कलेक्ट कितने दे रहा है 3000, 1 2 3 प्लस है इसलिए ऐसे ही छोड़ देंगे। बारी आती है 8वें की, 8वें की तरफ बढ़ते हैं। आ चेक फॉर 720, अब ये थोड़ा ख़तरनाक वाला है। अ चेक फॉर 720 टू अजीम डिपॉजिट इन द बैंक, अजीम ने 720 रुपये का चेक बैंक में डिपॉजिट कराया। वॉस इरोन, ये कह रहे हैं एरर की एक फॉर्म है, इरोनियसली ऐसा ही कुछ है, तो मसला हो गया रिकॉर्डेड इन कैश बुक। कैश बुक में हमने लिख दिया 270 और बैंक में आए थे 720। यहाँ पर आपको समझाता हूँ, 720 रुपये बैंक में हैं और हमने लिखा हुआ है 270। तो अब हमें क्या करना है कि ये कह रहे हैं बैंक के अंदर इतने हैं, हमने इतने लिख दिए हैं, तो अब हम इन दोनों को कराएंगे पहले तो माइनस, हम इनको कराएंगे माइनस, तो ये आंसर आएगा। अब इस आंसर को उठाएंगे और हम इसको लिखेंगे यहाँ पर, तो भाई यहाँ पर हम लिख देंगे इसको प्लस के अंदर, क्योंकि भाई देखो इधर हम एंट्री डालेंगे ERROR एरर 720 में से माइनस हो गए 270 और इधर आ गए 450। अब मैं आपको समझाता हूँ इधर कहानी क्या हुई है। बैंक के अंदर हमारे डिपॉजिट करा दिए एक बंदे ने 720 रुपये, हमने अपनी कैश बुक के अंदर लिख दिया 270 रुपये। तो अब हम इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आएगा 450 रुपये। तो अब ये कह रहा है कि भाई कैश बुक को सही करो, तो अब जो 720 रुपये बैंक के अंदर पड़े हुए हैं हमने लिखा हुआ है कि भाई हमारे बैंक के अंदर 270 रुपये हैं, तो अब हमें ये प्लस करना पड़ेगा 450 के, हम लिख देंगे कि हाँ भाई और भी हमारे पास पड़े हुए हैं 450 रुपये। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बाकी ये थी हमारी आखिरी एंट्री, अ चेक फॉर 720 ऑफ अजीम डिपॉजिट इन द बैंक। अजीम एक बंदा है, उसने बैंक में डिपॉजिट करा दिए 720 रुपये, लेकिन हमने अपने पास गलत रिकॉर्ड कर लिया 270 रुपये। तो अब हमें इसको करेक्ट करना है, तो इसको हम लिखेंगे एरर 720 में से 270 गए, बच गए 450। तो ये हमने प्लस में लिखे हैं क्योंकि हमने गलत एंट्री कर दी थी, 450 कम लिखे थे। तो भाई ये था हमारा बैंक रिकॉर्ड। अब इसको हम कर देंगे प्लस माइनस, जहाँ पे प्लस करना है वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ माइनस करना है वहाँ माइनस करेंगे। टोटल कैलकुलेशन आपको मैं करके बताता हूँ। टोटल कैलकुलेशन के बाद आंसर आता है 23,500, 23,500। बैंक रिकॉर्ड के अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर ये दोनों आंसर अलग आ रहे हैं इसका मतलब आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है। अगर ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं तो बगैर सोचे समझे आंसर लिखकर टाटा बाय बाय हो जाना, क्योंकि ये दोनों आंसर सेम आते हैं बैंक रिकॉर्ड के अंदर। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। ये था बैंक रिकॉर्ड, काफ़ी छोटा सा टॉपिक है लेकिन इसके अंदर काफ़ी कन्फ्यूजन आती है इन चीज़ों के अंदर। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हों तो मैं आपको कहूँगा कि बैंक रिकॉर्ड को मत छोड़ना, लेकिन अगर नहीं आई हैं तो इसको समझो और फिर बैंक रिकॉर्ड को करना, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, टाइम कम लेगा और आसानी से हो जाएगा। अगर पेपर के अंदर ये कन्फ्यूजन आती है ना, पहले इस क्वेश्चन को पढ़ लेना, जिस तरह से मैंने अंडरलाइन किया अंडरलाइन कर लेना, इसके बाद करना। अगर आती है ना कन्फ्यूजन तो छोड़ देना, इसके पीछे मत पढ़ना, क्योंकि अगर आंसर यहाँ पे अलग अलग आए ना तो फिर वो फालतू के नंबर काट देगा, पूरा ही गलत कर देगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना इस बात का। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।